वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे, किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इससे पहले मैंने डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स का वीडियो डाला था। ठीक है, उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। अभी हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ वो वीडियो आप पहले देख के आएँ, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस थे वो इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ओकाज़ा के फ्रेगमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन और जो सारे सिंपल प्रोसेसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ भी आएंगे। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, रीजन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं, तो उन कंसेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो यूकैरियोट्स प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हमें न्यू देखने को मिलेगी उन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको प्रोकैरियोट्स वाली वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, और उस नॉलेज को हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, बिकॉज इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ोगे, ट्रांसलेशन भी पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोट्स को स्टडी करो, बिकॉज उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत बेसिक हो, इसके कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होगा। ठीक है, जो यूकैरियोट्स, बिकॉज यूकैरियोट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्लियर। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, जैसे हमने वहाँ भी बताया था कि जो प्रोसेस है वो 3 फेसेस में बांटा जाएगा। इनिशिएशन, बेट जो प्रोसेस है वो आपको 3 फेसेस में मिलेगा। इनिशिएशन, ठीक है, जिसमें रिकॉग्निशन होगा, जिसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन का, जहाँ से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, ओराइजेशन का। दूसरा हम क्या करते हैं, इलॉन्गेशन करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे बोथ ऑन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फिर तीसरा क्या आता है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर टर्मिनेशन की बात आती है कि जो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब टर्मिनेशन करना है, तो क्या क्या प्रोसेसेस एसोसिएटेड होते हैं इससे। ठीक है, कैसे टर्मिनेट होता है। तो ये जो 3 फेसेस हैं, इन फेसेस को हम डिटेल में सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मैं देखा था कि इंट्रोडक्शन में हमने इन सबका ओवरव्यू लिया था, ऐसे इंट्रोडक्शन में हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, जब हमने प्रोकैरियोट्स को भी स्टडी किया था तो मैंने ये वाली बात बताई थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक बहुत बड़ी टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, क्लियर। तो और प्रॉब्लम क्या है कि सब ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज ये जो प्रोसेस है इसमें कई सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कई सारे फैक्टर्स यूज़ होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, इससे कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होगी, क्लियर। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जब भी हमने जैसे प्रोकैरियोट्स को भी स्टडी किया था, तब वहाँ पर हमने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था। क्या लिया था हमने वहाँ पर हमने लिया था ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। तो यहाँ पर भी हमें जो यूकैरियोट्स को स्टडी करते टाइम इसमें डीएनए रेप्लिकेशन एक मॉडल ऑर्गेनिज्म को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं यीस्ट। ठीक है, यीस्ट के जो न्यूक्लियर डीएनए है उसमें हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे, क्लियर। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रोसेस है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन में क्या होगा बच्चा, इनिशिएशन में जैसे मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन होगा, किसका, उस जगह का, उस पोर्शन का डीएनए में से कि जहाँ से रेप्लिकेशन अराइज स्टार्ट होगा। ठीक है, बिकॉज डीएनए में सब, मैंने पहले बताया था कि डीएनए में सब जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक साइट होती है। ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उन स्पेसिफिक साइट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये वाली बात ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ क्लोज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही ओरिजिन से पूरा का पूरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बाय डायरेक्शनली। बट यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, मल्टीपल ओराई रीजन प्रेजेंट होंगे और जो क्रोमोसोम होता है वो लीनियर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो मल्टी ओराई रीजन प्रेजेंट है, क्लियर। तो अब क्या होगा कि जैसे ई कोलाई में था, इस ओराई रीजन को हम क्या कहते थे वहाँ पर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है, वो रीजन है जहाँ से रिकॉग्निशन होगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओराई कहते हैं। अब इस ओराई का भी स्पेसिफिक नाम होता है। इस ओराई का अगर हम ई कोलाई के अंदर देखें जो प्रोकैरियोट्स में था, तो क्या नाम था, ओराई सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम होगा ARS। ठीक है, इस ओराई रीजन का नाम यीस्ट के अंदर क्या होगा, ARS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले फाइगर में देखते हैं हम कि लेट ही हमारा वो
ARS रीजन है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होना है, जहाँ पर रिकॉग्निशन होना है। तो रिकॉग्निशन कौन करेगा? रिकॉग्निशन के लिए आएगा यहाँ पर ORC, ठीक है, रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर आएगा ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर DNA प्रोटीन आता था रिकॉग्नाइज करने के लिए, यहाँ पर कौन आता है यूकैरियोट्स में? ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC। तो ये ORC रीजन आकर बाइंड कर जाएगा किससे? इस ARS सीक्वेंस से, ठीक है। साथ में इस ORC से क्या बाइंड होगा? साथ ही इसमें इस ORC से ATP भी बाइंड होगा, ठीक है। अब जब ये ORC यहाँ पर आकर बाइंड कर गया तो अब ये और प्रोटीन्स को भी एक तरह से दावत पर बुलावा देगा कि आप भी आओ, ठीक है, आप भी आकर यहाँ पर असेंबली करो। तो ये यानी और सारे प्रोटीन्स को भी रिक्रूट कर रहा है। क्लियर? कौन कौन से प्रोटीन को रिक्रूट करेगा? ये CD6 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, ठीक है, CD1 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, ठीक है, कि आप भी आकर यहाँ पर लग जाओ। अब ये जो दोनों प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन से हैं? ये हेलिकेस लोडर, ठीक है, ये दोनों कौन है? ये हेलिकेस लोडर। तो नाम से पता चल रहा है किसे लोड करेंगे? हेलिकेस को लोड करेंगे, ठीक है। हेलिकेस क्या करता है? हेलिकेस हमें पता है अनवाइंडिंग करेगा, बिकॉज अगर हमें जो DNA है पेरेंट स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कराना है तो सबसे पहले हमें DNA को ओपन करना होगा, अनवाइंड करना होगा, ठीक है। वहाँ पर जो अनवाइंडिंग थी वो DNA प्रोटीन ही प्रोकैरियोट्स में इनिशिएट कर देता था, ठीक है, फर्दर अनवाइंडिंग DNA प्रोटीन करता था, ठीक है। अब देखो वहाँ पे कोरिलेट करते चलते हैं, वहाँ पर जो रिकॉग्निशन करता है वो कौन करता है? DNA प्रोटीन। यही जाकर इनिशिएशन भी करता है किसका? अनवाइंडिंग का, ठीक है। फिर फर्दर अनवाइंडिंग कौन करता है? DNA जो हेलिकेस है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब इस हेलिकेस को भी कौन एक लोडर लोड करता है? DNA प्रोटीन, ठीक है। ये सारा प्रोकैरियोट्स में हुआ था ऐसा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये फंक्शन कौन कर रहा है? इस लोडिंग का फंक्शन यहाँ पर दो प्रोटीन कर रहे हैं, वो है CD6 एंड CD1, ठीक है। और हेलिकेस यहाँ पर कौन सा है? हेलिकेस यहाँ पर MCM27। क्लियर? तो यानी अनवाइंडिंग कौन करेगा? अनवाइंडिंग MCM27 करेगा। अब क्या हुआ? अब जब ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं जा सारे के सारे आकर असेंबल हो गए, ठीक है। कौन कौन से? ORC प्रेजेंट है यहाँ पर, ये CD6 प्रेजेंट है, ये CD1 प्रेजेंट है, ये MCM27 कॉम्प्लेक्स यानी हेलिकेस जो है वो प्रेजेंट है। तो जब ये सारे आकर असेंबल कर गए तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम कहते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्री RC कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया हमारा। क्लियर? सबसे पहले हमें यही फॉर्म करना होता है किसमें? इनिशिएशन में। तो हमने फॉर्म कर दिया इसे। अब क्या होगा? जैसी इन सब प्रोटीन्स की असेंबली हुई, यानी जैसे ही प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? इस CD6 प्रोटीन पर ATP भी बाउंड था, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और हाइड्रोलिसिस होने पर क्या हुआ? ये दोनों जो हेलिकेस लोडर हैं CD1 एंड CD6 ये दोनों के दोनों रिमूव हो गए, ठीक है, ये दोनों के दोनों रिलीज हो गए। क्लियर? अब क्या होगा? अब इस जो ये हमारा हेलिकेस प्रेजेंट है, ये हेलिकेस की क्या हो जाएगी? ये किसके अराउंड आ जाएगा? ये अराउंड इसकी लोडिंग हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। ये DNA जो स्ट्रैंड्स है दोनों उनके अराउंड लोड हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी ये क्या है? दो कॉपीज प्रेजेंट है। पहली कॉपी हेलिकेस की ये है, ठीक है, दूसरी कॉपी ये वाली है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, यानी जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो बाय डायरेक्शनल हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अनवाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? लेट ये हमारा स्ट्रैंड था, ठीक है, यहाँ पर आकर ये एक लग गया हेलिकेस, ठीक है, दूसरा हेलिकेस यानी एक MCM पहले वाला और दूसरा MCM, दो कॉपीज लगी। तो जब ये अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? ये रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सेम सारा का सारा प्रोसेस किस में हुआ है? ये सेम सारा का प्रोसेस हमने प्रोकैरियोट्स में भी स्टडी किया है, ठीक है। बस वहाँ चीज़ें सेम ही हो रही थी लगभग, ठीक है, बस वहाँ पर प्रोटीन्स अलग थे, ठीक है, और थोड़ा सा तरीका अलग था लगभग, वरना सेम चीज़ हो रही है। इसलिए अगर अब तक मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रोकैरियोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखो, वरना यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन सब प्रोसेस को आराम से समझाया गया था। हमें इस वीडियो में हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, आपको सारी बातें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी, इसलिए प्रोकैरियोट्स के साथ कोरिलेट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हेलिकेस अनवाइंडिंग करता जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर फिर क्या होगा? और फैक्टर्स आकर लगेंगे जो DNA पॉलीमरेसेस होते हैं, ठीक है। तो दो रेप्लिकेशन फॉर्क बन गए यहाँ पर, एक इस डायरेक्शन में ओपन करेगा, एक इस डायरेक्शन में, और दो डायरेक्शन में क्या होगा? फिर पेरेंट स्ट्रैंड को हम रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है।
तो ये सारा प्रोसेस किस में हुआ, ये सारा प्रोसेस जो हुआ अब तक उस चीज़ को हम देख लेते हैं कि हमने कहा कि जो ORC है वो किससे आकर बाइंड किया, ARS से, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस से, ठीक है, जो ओराई रीजन है हमारा यीस्ट न्यूक्लियर DNA में, ठीक है। अब जैसे ये मतलब आकर बाइंड किया तो ये सब जो प्रोसेस चल रहा है ये किस में चल रहा है, चल रहा है सेल साइकिल के G1 फेस में। बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम फेस को भी यूज़ करें किस फेस में कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को हमने फॉर्म किया है वो सब हमने G1 फेस में किया है, ठीक है। ये जो सारा काम अभी चल रहा है G1 फेस में चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि ATP बाउंड जो ORC था वो आकर किस पर चिपक गया, ARS पर। जब ये ARS पर आकर चिपक गया तो इसने रिक्रूट किया किसे, 2 हेलिकेस लोडिंग प्रोटीन्स को, CDC6 एंड CDT1, ठीक है। ये दोनों क्या है, हेलिकेस लोडर हैं। ये किसे लेकर आए, ये MCM27 यानी हेलिकेस को लेकर आए, ठीक है, जो अनवाइंडिंग करेगा। तो जब और ये जब 4 के 4 कॉम्प्लेक्स आकर लग गए तो जब 4 के 4 कॉम्प्लेक्स आकर DNA स्ट्रैंड पर लग गए तो इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो CDC6 से ATP जुड़ा हुआ था, हमने कहा ना ATP बाउंड है, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस होने से क्या हुआ, ये दोनों के दोनों हेलिकेस लोडर जो प्रोटीन्स थे वो रिलीज हो गए, क्लियर। अब हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पर जो हेलिकेस प्रोटीन है वो तो बाइंड हो चुका है, ठीक है। अब आपने प्रोकैरियोट्स में देखा होगा जैसे वो बाइंड हुआ था तो उसने, जैसे इस फिगर में शो किया गया है, ठीक है, उसने अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। जैसे लोड कर दिया हेलिकेस उसने अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, बट यहाँ पर हमें कोई अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर इमीडिएट अनवाइंडिंग स्टार्ट नहीं होती इवन हेलिकेस की लोडिंग के बाद भी, ठीक है। क्यों नहीं होती उसे हम देखते हैं। अभी हमने ये सारा प्रोसेस किस में हुआ, ये सारा प्रोसेस हुआ G1 फेस में सेल साइकिल के, ठीक है। अब DNA की अनवाइंडिंग होने के लिए हमने कहा ना DNA की अनवाइंडिंग नहीं हुई, हेलिकेस तो लोड हो गया, उसका काम क्या है, अनवाइंड करना DNA को, बट DNA की अनवाइंडिंग तो हमें दिख नहीं रही, बिकॉज DNA की अनवाइंडिंग कब होगी, जब हेलिकेस का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर हेलिकेस को एक्टिविटी भी करना पड़ता है, ठीक है। अब हेलिकेस का एक्टिवेशन कैसे होता है, अब उस चीज़ की हम बात करते हैं। जब जो सेल है, ठीक है, वो G1 स्टेज से अपनी, ठीक है, G1 फेस के बाद S फेस आती है सेल साइकिल में, ठीक है, ये सारा DNA रेप्लिकेशन में होता है, क्लियर। तो जब G1 फेस से S फेस में आएगा, ठीक है, तो 2 प्रोटीन काइनेसिस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं DDK एंड CDK प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेस है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, एंड ये DRF1 डिपेंडेंट काइनेस DDK, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फॉस्फोराइलेट करेंगे, ठीक है, फॉस्फोराइलेट करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे किसे, हेलिकेस को, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब G1 फेस से S फेस में ट्रांजिशन लिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अनवाइंडिंग क्यों नहीं हुई, बिकॉज हेलिकेस एक्टिवेशन नहीं हुआ। हेलिकेस एक्टिवेशन कौन करेगा, CDK एंड DDK प्रोटीन, ठीक है। अब कैसे करते हैं, ये फॉस्फोराइलेशन करेंगे, किसका करेंगे उसकी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं और हेलिकेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट होने के बाद हेलिकेस क्या कर सकता है, ठीक है, अब क्योंकि अब S फेस में ट्रांजिशन हो चुका है, S फेस में आ गया, अब एक्टिवेशन होने के बाद जो है हेलिकेस वो अनवाइंडिंग कर देगा DNA की, ठीक है। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले इसी बात को, ठीक है, इसी बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हेलिकेस एक्टिवेशन हुआ कैसे। अभी तो हमें पता है कि जो CD जैसे ये है आपका, देखो अभी यहाँ पर कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई ना, ठीक है, ये भी हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ही एक तरीके से, ठीक है, बिकॉज एकदम से सारा काम चल रहा है। तो अभी ये जो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस थे ORC MCM एंड CDT1 CDC6 ये भी लगे हुए थे, ठीक है। जैसे ATP ट्रिगर हुआ, ATP हाइड्रोलिसिस हुआ CDC6 का, ठीक है, वो उसने ट्रिगर कर दिया रिलीज किसका, CDC6 एंड CDT1 का, ठीक है। अब क्या होगा, तो हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स था, क्लियर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये G1 से S फेस में ट्रांजिशन कर रहा है तो ये CDK एंड DDK प्रोटीन आए, ठीक है। अब हमने कहा इन्होंने फॉस्फोराइलेशन करके इन्होंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया किसे, इस हेलिकेस को, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हमें दिख रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसी चीज़ को हमें समझना है, देखो यहाँ पर ये सारे अभी आपको याद नहीं करने, ठीक है, ये जब हम डिटेल में इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर आपको इतना समझना है कि उस हेलिकेस को उन्होंने एक्टिवेट कैसे किया, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझना है उस चीज़ को कैसे किया इन्होंने, कि इन्होंने क्या किया, आप इन सबको तो अभी भूल जाओ, ठीक है, इन सब पर अभी ध्यान मत दो, आप इन 2 प्रोटीन्स पर ध्यान दो। एक का नाम है GINS, एक का नाम है CDC45।
इन्हें हम कहते हैं हेलिकेस एक्टिवेटर प्रोटीन। कि असल में जो एक्टिवेट कर रहे हैं इस हेलिकेस को, एक्टिवेट कौन कर रहा है, वो एक्टिवेट ये दोनों प्रोटीन कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो कहा जबकि सीडीके और डीडीके कर रहे हैं। तो सीडीके और डीडीके क्या करते हैं बच्चा, सीडीके और डीडीके इन प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट करवाते हैं। यानी ये प्रोटीन्स बिना सीडीके और डीडीके के नहीं आएंगे। ठीक है, ये सीडीके एंड डीडीके इनका रिक्रूटमेंट कराएंगे, और रिक्रूटमेंट करवाने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, देखो रिक्रूटमेंट कराने के बाद हमने कहा इन दोनों प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट कराया किसने, जो हमारे काइनेसिस थे। ठीक है, और उन्हें किस पे रिक्रूट करवाया, इस एमसीएम हेलिकेस पर। ठीक है, तो अब रिक्रूटमेंट कराने के बाद हमारे पास 3 प्रोटीन हो गए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये MCM27 हुआ, एक हमारे पास हुआ CDC45। ठीक है, एक हमारे पास हुआ GINS। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, CMG। देखो C, इसका C लिया, इसका M लिया, इसका G लिया, तो ये एक CMG कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब इसका हमने फॉस्फोराइलेशन किया, यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, वो और कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड है, तो ये आपको क्या दिखा, इसका हमने फॉस्फोराइलेशन किया। क्लियर। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तब हमने कहा तब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, तब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म कर देगा इस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तब जाकर या फिर हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने पर हेलिकेस का एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, और जैसे ही हेलिकेस एक्टिवेट हुआ अब वो वाइंडिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स से अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्लियर। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये सारा था हमारा इनिशिएशन में। ठीक है, हमारा इनिशिएशन जो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डीएनए जो है वो अनवाइंडिंग कर सकता है। क्लियर बच्चा। अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या बात करनी है, हमारा डीएनए अनवाइंड हो चुका है। ठीक है, लेट हम कंसिडर करते हैं हमारा देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद इसमें से जो सारे एक्स्ट्रा प्रोटीन जुड़े थे वो निकल जाएंगे, बिकॉज उनका काम क्या था, उनका एक्टिवेशन का काम था इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ताकि हेलिकेस एक्टिवेट हो सके। क्लियर। अब क्या होगा, अब हेलिकेस ने क्या कर दिया, यहाँ पर अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में हेलिकेस की उसकी डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा। एक रेप्लिकेशन बबल बनेगा, यानी 2 फॉर्क बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसमें पॉलीमरेज को ऐड करेंगे। पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड्स को। हमें पता है प्रोकैरियोट्स में पढ़ रखा है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, यानी एक फॉर्क पे एक लीडिंग एक लैगिंग, इस पर भी एक लीडिंग एक लैगिंग। ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको ऑलरेडी नॉलेज है लीडिंग कैसे बनता है, लैगिंग कैसे बनता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में डिस्कस किया गया है। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कौन से एंजाइम्स, कौन से पॉलीमरेसेस जो हैं वो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं, कौन से आरएनए प्राइमर फॉर्म करते हैं, और कौन से लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है, बिकॉज वो डिफर करता है प्रोकैरियोट्स से। क्लियर। तो हमें सबसे पहले पता है कि सबसे पहले जो स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होने के लिए आरएनए प्राइमर का सिंथेसाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर यहाँ पर कौन सिंथेसाइज करेगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर करेगा पॉल अल्फा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, जब आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज, इसने आरएनए प्राइमर तो सिंथेसाइज कर ही दिया, साथ में आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने के बाद लेट हमारा ये हमारे एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, तो इसने आरएनए प्राइमर तो सिंथेसाइज कर ही दिया। ठीक है, ये प्राइमर सिंथेसाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये साथ में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर दे रहा है आरएनए को सिंथेसाइज करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ आरएनए के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर कई बार हम यूज़ करते हैं, बिकॉज आरएनए प्राइमर कुछ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करे तो हम कहते हैं इनिशिएटर आरएनए, और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसने अब कुछ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की भी यूनिट्स ऐड करी तो हम कहते हैं इसे इनिशिएटर डीएनए। क्लियर। अब ये जब इसने सिंथेसाइज कर दिया, अब इसके बाद फर्दर फंक्शन जो पॉलीमरेज की एक्टिविटी है वो कौन लेगा, वो लेंगे पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड को कौन सिंथेसाइज करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, जबकि लैगिंग को सिंथेसाइज करेगा पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, लैगिंग को बेटा, लैगिंग को। क्लियर।
अब क्या होगा, जो हमें पता है लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो ओकाज़ाकी जो हमारा डीएनए के अनवाइंडिंग जिस डायरेक्शन में हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। यानी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज करना पड़ेगा हमें जो लैगिंग स्ट्रैंड है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड है। जब लैगिंग स्ट्रैंड में हमें पता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। कैसे, क्यों इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फॉर्म करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अच्छे से हमने बना के देखा था कि क्यों हमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी अपनी शो करता है वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में ही, इसी डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज कर सकता है। यानी उसे या तो आरएनए प्राइमर होगा, ठीक है, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो प्राइमर हो, ठीक है, प्राइमर का 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, ठीक है। 3 प्राइम उसे आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब यहाँ पर वो डीएनए जो पॉलीमरेज है वो यहाँ पर क्या ऐड कर सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। या फिर अगर हम जैसे इवन लीडिंग की बात करें, लीडिंग स्ट्रैंड में भी आरएनए प्राइमर एक बार हमने लगा दिया, ठीक है। आगे हमने क्या सिंथेसाइज कर दिया, आगे हमने वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की हेल्प से, सॉरी एप्सिलॉन की हेल्प से हमने वहाँ पर सिंथेसाइज कर दिए डीएनए फ्रेगमेंट। तो उनका भी कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड। तो जो हमेशा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे, चाहे राइबो है चाहे डीऑक्सीराइबो है, वो हमेशा फ्री 3 प्राइम एंड पर ही ऐड किए जाएंगे, ठीक है। फ्री 3 प्राइम एंड नहीं होगा तो ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। यही बेसिस है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फॉर्मेशन का, कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्यों फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। क्यों ये सेम डायरेक्शन में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता जैसे लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया। क्लियर। तो अब हम बात करनी है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे। जब हमें पता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होते हैं तो उसके बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं, क्या कि सबसे पहले हम आरएनए प्राइमर को रिमूव करेंगे। क्लियर। आरएनए प्राइमर को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद एक गैप रह जाएगा, गैप फिलिंग करेंगे हम, ठीक है। गैप फिलिंग के बाद क्या करेंगे, हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से जो फ्री एंड्स हैं उन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। जो डीएनए के फ्री एंड्स उन्हें जोड़ देंगे। क्लियर। तो हम पहले बात करते हैं इस आरएनए प्राइमर के रिमूवल की। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए 2 मॉडल स्टडी किए जाते हैं, आरएनएस मॉडल एंड फ्लैप मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनएस मॉडल की, ठीक है। तो आरएनएस मॉडल में क्या होता है बच्चा, कि मान लो ये हमारे एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है, ब्लैक से जो शो किया गया है, और यहाँ पर लगा है हमारे पास प्राइमर, ठीक है। तो ये प्राइमर जो है आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर में क्या होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। लेट ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लेट ये 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आरएनएस H एंजाइम आएगा एक, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो इन 3 को तो रिमूव कर सकता है, बट वो लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं कर पाएगा। उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर लगेगा FEN1 प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कह दो, एंजाइम कह दो, ठीक है। तो ये इस लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गैप रह गया हमारे पास, ठीक है। प्राइमर का रिमूवल हो गया तो गैप रहेगा, इस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है तो कौन सा पॉलीमरेज आके लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो अब वो इस पॉलीमरेज इस गैप को फिल कर देगा, और गैप फिल होने के बाद क्या होगा, लेट ये गैप फिल हो गया, ठीक है। जो पहले गैप था अभी गैप फिल हो गया, ठीक है। बट अभी भी ये स्ट्रैंड्स क्या है, ये स्ट्रैंड कंटिन्यूस नहीं है, तो इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूस कौन कर देगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। मतलब इसने वापस डीएनए एंड्स को ही ज्वाइन किया है, ठीक है। तो कंटिन्यूस में बन जाएगा। क्लियर। वही चीज़ यहाँ शो की गई है। अब हम बात करते हैं फ्लैप मॉडल की। फ्लैप मॉडल में क्या होता है, फ्लैप मॉडल में जो एफ यहाँ पर क्या होता है, फ्लैप का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इसकी बात करते हैं कि लेट ये हमारा स्ट्रैंड था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, और यहाँ पर ये हमारा प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है, आरएनए प्राइमर। तब क्या होगा, यहाँ पर सीधा क्या हुआ, सीधा ये सब पॉलीमरेज डेल्टा आया, वो यहाँ पर लगा और उसने सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, किसे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करना उसने शुरू कर दिया, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स उसने ऐड करनी शुरू कर दी। जब उसने ऐसा किया तो अब क्या होगा, इसी बात कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये एक्सटेंड कर जाएगा, और इसके एक्सटेंड करने से आरएनए प्राइमर तो अभी भी लगा हुआ है, आरएनए प्राइमर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है।
आरएनए प्राइमर क्या हुआ, आरएनए प्राइमर डिस्प्लेस हो गया। तो हमें ये दिख रहा है एक फ्लैप की फॉर्म में, ऐसे और फॉर्म करते गए हम, ठीक है। तो एक फ्लैप की फॉर्म में लटक जाएगा, ठीक है। अब इस फ्लैप को कौन रिमूव कर देगा, इस फ्लैप को F1 FEN1 प्रोटीन जब लगेगा, ठीक है, तो वो रिमूव कर देगा। तो ये कौन सा था, यहाँ था हमारा फ्लैप मॉडल, ठीक है। फिर से हमने रिमूवल कर दिया, क्लियर क्लियर। अब रिमूवल करने के बाद और हमारा गैप फिलिंग तो ऑलरेडी हो रही है शुरुआत से इसके अंदर, ठीक है, पॉलीमरेज, तभी फ्लैप का फॉर्मेशन हुआ। और लास्ट में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स उन्हें ज्वाइन कौन कर देगा, डीएनए लाइगेज, क्लियर। अब अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस आता है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में देखने को मिलेगा कि यूकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक था वहाँ पर क्या था कि क्रोमैटिन लूजली फॉर्म में अरेंज था, वहाँ पर कोई प्रोटीन्स के साथ, जो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ है उनके साथ बाइंड नहीं था, यानी पैकेजिंग नहीं थी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, ठीक है। बट यूकैरियोटिक में हमें पता है पैकेजिंग देखने को मिलती है, क्लियर। पैकेजिंग यानी बहुत, जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही कंडेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उनमें जब कंडेंस स्ट्रक्चर होंगे, न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में अरेंज होता है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, सोलेनॉइड, न्यूक्लियोसोम्स सोलेनॉइड की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी फर्दर जाके और हर बार छोटे छोटे नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर साइज़ के अंदर आ जाते हैं वे। तो इसमें क्या होता है, पैकेजिंग अगर आपने स्टडी की होगी आपको पता होगा। तो क्या हो रहा है, हम हर बार कंडेंस करते जा रहे हैं क्रोमोसोम्स को, मतलब जो क्रोमैटिन है, क्लियर। तो किसकी फॉर्म है, न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में, क्लियर। तो जब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसी डीएनए की अनवाइंडिंग करते हैं, बिकॉज लेट ये हमारे पास क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, तो ये क्या बहुत हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसे समझो कि लेट ये मेरे पास एक तो डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में, ठीक है, अब इस ओपन स्ट्रैंड में कुछ एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पर ये हमने जो सारे प्रोटीन्स बताए हैं श्वास से, ये सब ऐड होंगे, अपना काम करेंगे। बट अगर यही डीएनए स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो अब इसमें जो एक्टिव साइट्स हैं वो क्या है, वो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कि अब क्या होगा, अब वे प्रोटीन्स वे फैक्टर्स आकर यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते। ORC लेट यहाँ पर अटैच कैसे करेगा, अगर ये ORC, अगर इसका ARS रीजन अंदर प्रेजेंट है तो ORC आकर अटैच नहीं कर सकता, ठीक है। ओरिजिनेशन कैसे होगा, तो इसलिए इसका डीकंडेंस होना बहुत ज़रूरी है रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए। जब डीकंडेंस हुआ है तो वापस से कंडेंस भी तो होना है, ठीक है, वापस कंडेंस भी होना है, क्योंकि अब ये थोड़ी कि इसी डीकंडेंस फॉर्म में रह जाएगा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है। तो क्या होता है, जब डीकंडेंस हुआ तब जो न्यूक्लियोसोम्स थे उन न्यूक्लियोसोम्स की डीअसेंबली हुई, ठीक है। जब डीकंडेंस हुआ तो उन न्यूक्लियोसोम्स की क्या हुई बच्चा, डीअसेंबली हुई। यानी बिकॉज न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि लगभग 200 बेस पेयर्स जो होते हैं वे हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल्ड होते हैं कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन हिस्टोन प्रोटीन्स को रिमूव किया, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ओल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, साथ में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन, अब हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड वो फ्री हो गया, हम रेप्लिकेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता कि डीएनए को हमने फुली रेप्लिकेट करा लिया और रेप्लिकेट कराने के बाद हम वापस से असेंबली करेंगे इन न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में, यानी वापस हम पैकेजिंग करेंगे, नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, ठीक है, साथ के साथ हम क्या करते हैं, जो जो डीएनए रेप्लिकेट हमारा करता जा रहा है उस डीएनए को हम वापस से न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस जो है वो टाइटली बाउंड होता है डीएनए रेप्लिकेशन के, ठीक है, जो पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग साथ साथ चलती रहती है, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और ये जो पैकेजिंग होती है, जो न्यूक्लियोसोम्स की असेंबली है, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क पे, देखो ये असली फ़ोटो है, ये असली फ़ोटो है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, यानी अभी भी रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पर चलते चलते ही क्या हुआ कि हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर आकर बाइंड कर गए, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो गया, जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं क्या है, न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ गए, ठीक है, और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन अभी से स्टार्ट हो गया। तो पैकेजिंग साथ साथ चल रही है, ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा उसके बाद पैकेजिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोसोम्स की असेंबली होती है इस रेप्लिकेशन फॉर्क पर, उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं, उसके लिए फैक्टर चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन असेंबली फैक्टर, ठीक है। इसकी हेल्प से ही असेंबली होती है न्यूक्लियोसोम्स की। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब हमारा इलॉन्गेशन भी हो गया, पैकेजिंग भी हो गई। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन में एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसकी हम बात करते हैं क्यों अराइज होती है। बिकॉज बैक्टीरिया में, यानी हम कहें प्रोकैरियोट्स में, आपको क्लोज सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लेट क्लोज डीएनए है, ठीक है, एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था,
बाय डायरेक्शनल स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये 2 डीएनए बन के जो कैटेनेटेड है, इनका डीकैटेनेशन कौन करा देता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज। इस सब हमने स्टडी किया था डीएनए पॉलीमर डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए और 2 डॉटर सेल्स में भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या होता है, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर होता है, ठीक है। ये एक लीनियर क्रोमोसोम है और इनके जो एंड होते हैं लीनियर क्रोमोसोम्स को उन्हें हम कहते हैं टीलोमियर्स, ठीक है, जिन पे रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इन पे रिपीटेड, क्लियर। तो इन्हें हम कहते हैं टीलोमियर्स। तो यहाँ इन पे जब हम रेप्लिकेट कर रहे होते हैं इन एंड्स को, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। उसे हम अभी देखते हैं मेरा प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है, इस वजह से टर्मिनेशन ईजी नहीं पड़ता, ठीक है। पहले हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, फिर हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे। अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इलॉन्गेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आई, थोड़ा सा लगा रश अप कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम डिटेल में काफ़ी स्टडी करेंगे, बिकॉज अगर इन टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में अभी से स्टडी करने लग गए तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये हमारे एक डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कोई इशू नहीं क्रिएट होता, बिकॉज जैसे जैसे इस अभी यहाँ पर ये क्या है, लेटी हेलिकेस लगा है, ठीक है। लेटी हेलिकेस हमारे यहाँ पर लगा है, ये अनवाइंडिंग करेगा इस फॉर्म में, ठीक है। अनवाइंडिंग होने के बाद जो पॉलीमरेज डेल्टा है लीडिंग के लिए, सॉरी एप्सिलॉन लीडिंग के लिए, और यहाँ पर कौन आकर लेगा, पॉलीमरेज अल्फा आकर लेगा, जो प्राइमेस आरएनए प्राइमर ऐड करेगा बार बार, ठीक है। और फिर उन प्राइमर के आगे कौन, ये जो ऑरेंज से सिंथेसाइज कर रहे हैं, कौन कर रहा है, पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। प्राइमर कनेक्ट कर रहा है अल्फा, तो बार बार आकर प्राइमर लगता है, ठीक है। वो कज़ा के फॉर्म में फ्रैग वो हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्रिएट होगी लैगिंग स्ट्रैंड में। कैसे क्रिएट होगी, बिकॉज हमने क्या कहा था कि 3' OH एंड पर ही न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट हम जब प्राइमर रिमूवल कर रहे थे, वो जो हमने मॉडल से स्टडी कर रहे थे, आरएनएस मॉडल, फ्लैप मॉडल, तो हमने रिमूवल तो कर दिया आरएनए प्राइमर का। अब लेट हमने रिमूवल कर दिया, ठीक है। तो लेट ये 5' एंड है, ठीक है, ये भी इसका 5' एंड, 5' एंड, ठीक है, ये 3' एंड, तो ऐसी ये 3' एंड, ये 5' एंड। हमने लेट ये जो ग्रीन कलर से आपको प्राइमर शो किए गए हैं, हमने वो लेट को रिमूव कर दिए, तो आप कंसिडर करके चलो यहाँ पर खाली स्पेस प्रेजेंट है। अब हमने क्या कहा, हम गैप फिलिंग करेंगे, ठीक है। हम गैप फिलिंग करेंगे। गैप फिलिंग में क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, ठीक है, वो आकर यहाँ पर 3' OH एंड पर लग जाएगा और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। अब देखो लेट ये वाला एंड है, ठीक है, यहाँ पर 3' एंड फ्री है, तो यहाँ पर ही ऐड कर देगा, ठीक है। गैप फिलिंग होगी, डीएनए लाइगेस ने जो फ्री एंड्स ने जोड़ दिया, क्लियर। सब जगह ऐसी हो जाएगा, लेकिन जब हम एंड पे पहुँचेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब हम जब इस एंड पे पहुँचेंगे, अब इस एंड पे क्या होगा, इस प्राइमर को रिमूव करने के बाद, ठीक है, इस प्राइमर को रिमूव करने के बाद ये कौन सा एंड है इसका, ये इसका 5' एंड है कि नहीं, मतलब थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि 3' OH एंड पर ही तो जो पॉलीमरेज है वो ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट। अब यहाँ पर 3' एंड तो बचा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐड कैसे किया जाएगा, तो हमने कहा प्राइमर लगा दो, चलो एक प्राइमर ऐड कर दो आप। प्राइमर में हम एक प्राइमर ऐड कर देंगे पॉलीमरेज अल्फा की हेल्प से, ठीक है। तो उसमें 5' एंड होगा, एक 3' एंड होगा, इस 3' एंड पर लग जाएगा और सिंथेसाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अब वो प्राइमर भी आके कैसे लेगा, क्यों, बिकॉज हम कहाँ पहुँच गए, क्रोमोसोम्स के एंड तक पहुँच गए। बट टेम्पलेट जब खत्म हो गया तो हम प्राइमर को कैसे सिंथेसाइज करें, ठीक है। तो ये कहलाती है रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम से क्या होता है, अब क्या हो गया, अब ये जब प्राइमर तो रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, प्राइमर रिमूव कर दिया, बट हम अब यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज 3' OH एंड पर ही हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर 3' OH एंड फ्री नहीं है, अब तो 5' एंड है, तो हम ऐड कैसे करें। और प्राइमर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, प्राइमर सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है इनफ, बिकॉज जो टीलोमेर है वो एंड कर गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी ये रेप्लिकेट करेगा तो हर बार जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट होता चले जाएगा, ठीक है।
इसे कहते हैं एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं, इसे सॉल्व कौन करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है टीलोमरेस एंजाइम। ठीक है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं जो हमने बात बताई आपको कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड जब रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेट करते हुए एंड तक पहुंचेगा, ठीक है, तो वहाँ पर फ्री 3 प्राइम एंड नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, ना प्राइमर प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्राइमेज भी प्राइमर नहीं लगा सकता। क्यों? बिकॉज वहाँ पर ये टीलोमेर खत्म हो गया। ठीक है, प्राइमर के लिए भी क्या चाहिए, इसे टेम्पलेट तो चाहिए, तभी तो प्राइमर ऐड करेगा आप। वो टेम्पलेट ही नहीं है, इनफ स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ना 3 प्राइम OH प्रेजेंट है, फ्री एंड जो ऑलरेडी फ्रेगमेंट प्रेजेंट है तो उसमें ऐड भी नहीं कर सकता। हम ये वाली बात क्यों कह रहे हैं, बिकॉज लेट यहाँ पर है, इस केस में क्या हो रहा है कि लेट इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं। लेट ये प्राइम टेम्पलेट था किसका, लीडिंग स्ट्रैंड का। मैं ये बता रहा हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड में ये प्रॉब्लम क्यों राइज नहीं होती, लैगिंग में क्यों होती है। लेट इसने ये हमारा इतना, लेट ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा 5 प्राइम होगा, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, ये हमारा 5 प्राइम है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड के एंड तक पहुँच गए, टीलोमेयर रीजन तक। बट यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा 3 प्राइम एंड फ्री है, तो हम यहाँ पर आराम से ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में हमारा 3 प्राइम एंड नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए ये भी एक इशू है, प्राइमर की तो जगह है ही नहीं हमारे पास लगाने के लिए। ठीक है, बिकॉज हम ओकाज़ाकी में हमने सीधा प्राइमर की बात क्यों करी, बिकॉज ओकाज़ाकी में हम प्राइमर ही लगाते हैं पहले। ठीक है, ओकाज़ाकी में हम प्राइमर ही लगाते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि 3 प्राइम OH फ्री नहीं है तो 3 प्राइम OH के लिए प्राइमर लगाओ। अब प्राइमर के लिए इनफ जगह नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो टीलोमेयर है वो एंड कर दिया, टेम्पलेट जो है वो ख़त्म हो गई, अब हम कैसे लगाएं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी हम बच्चा क्या करते हैं, सॉल्यूशन में भी इसके हम इस टीलोमेयर जो ये इस टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लंबा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एक्सटेंड करेंगे। अब उसमें हम आगे प्राइमर, अभी हम बात करते हैं उसकी, हम आगे प्राइमर लगा देंगे, फिर क्या होगा, फिर ये एक्सटेंड कर जाएगा रीजन। ठीक है, तो जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम उसमें क्या था कि लैगिंग स्ट्रैंड को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वहाँ पर एक तो 3 प्राइम OH एंड फ्री नहीं है। ठीक है, एक ये वाली बात। दूसरा, प्राइमर को लगाने के लिए स्पेस ही नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, DNA जब रेप्लिकेट करेगा तो एक प्रोडक्ट DNA का शॉर्ट निकलेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भाई जब हम DNA को हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो हम ऐड ही नहीं कर पा रहे, तो हर बार DNA लॉस्ट होता जा रहा है। तो वो क्या कर सकता है, वो म्यूटेशंस कॉज कर सकता है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या आता है सॉल्यूशन, टीलोमरेस एंजाइम। ये कैसे करता है, ये एक्सटेंड करेगा उस लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट को। अब लेट ये आकर यहाँ पर देखो ये गैप रह गया। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर ऐड कर नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, अब ये जो टीलोमरेस एंजाइम है ये आकर लग गया टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास RNA टेम्पलेट प्रेजेंट है, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी ये RNA टेम्पलेट प्रेजेंट है, ब्लैक कलर से जो शो किया है। ठीक है, इस RNA टेम्पलेट को यूज़ करके ये यहाँ पर क्या सिंथेसाइज कर सकता है, यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकता है इस टेम्पलेट को एक्सटेंड कर सकता है। ये यहाँ पर क्या सिंथेसाइज कर सकता है, यहाँ पर इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है कि यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स लगा देगा, DNTPs। ठीक है, यहाँ पर ऐड करवा देगा DNTPs। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड करा, देखो इसने एक्सटेंड कर दिया। यानी इस पॉलीमरेस ने क्या, ये टीलोमरेस एंजाइम है, इसके पास क्या है, इसके पास RNA का टेम्पलेट प्रेजेंट है। पर यहाँ पर भी अगर इसे सिंथेसाइज करना है, इस टेम्पलेट में भी इसे मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, एक्सटेंड करना है, तो वहाँ पर भी क्या फंडा होगा सेम, वहाँ पर वो कहेगा भाई टेम्पलेट ला कर दो जिसके मैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगाऊंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने टेम्पलेट प्रोवाइड किया ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया यहाँ पर। ठीक है, टेम्पलेट प्रोवाइड किया इसने, टेम्पलेट प्रोवाइड करने पर इसने यहाँ पर क्या सिंथेसाइज कर दिए, टेम्पलेट लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट में इसने क्या सिंथेसाइज कर दिए, खुद भी टेम्पलेट प्रोवाइड किया, RNA टेम्पलेट। अब यहाँ पर जो उसने ऐड करे हैं वो क्या ऐड करें, उसने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया है। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर। अब हम इसने क्या किया, वापस से इसने ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस किया, यानी ये ट्रांसलोकेट किया, यानी ये आगे मूव कर गया। आगे मूव, इतना पहले सिंथेसाइज किया था, अब ये आगे मूव कर गया, तो टेम्पलेट आगे एक्सटेंड कर गया। अब इसने और यहाँ पर सिंथेसाइज कर दिया वापस से। अब क्या होगा, यहाँ पर एक प्राइमर लग सकता है। प्राइमर लगने के बाद क्या होगा, जब प्राइमर लग गया, प्राइमर के पास क्या है बचा, प्राइमर के पास 3 प्राइम OH एंड प्रेजेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पर आराम से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लग जाएगा और डेल्टा लगने के बाद ये जो एंड है, ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसे सिंथेसाइज कर देगा। क्लियर। अब हम ये वाली बात कहेंगे, अभी भी तो जब प्राइमर को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, तो अभी भी तो गैप रह जाएगा। बट आप ये वाली बात देखो, तभी यहाँ पर डिफरेंट कलर से शो की गई है कि ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड जो था वो सिर्फ इतना था, ठीक है, वो छोटा नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड है वो छोटा नहीं होना चाहिए था बस, ठीक है, वो छोटा हो जा रहा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा ये छोटा मत होए, ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा स्ट्रैंड को फॉर्म कर दिया, ठीक है। अभी भी देखो प्राइमर को रिमूव करने के बाद वो स्ट्रैंड थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, बट वो जितना होना चाहिए था ना वहाँ उतना शॉर्ट नहीं रहा, ठीक है। इतना इनफ, इतना सफिशिएंट चाहिए था कि ओरिजिनलिटी जो मेंटेन रहे, कि ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड जो था वो उतना ही रहा, ठीक है। जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो छोटा नहीं हुआ इस बार। क्लियर। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्लियर। बाकी सब जो प्रोसेस है काफ़ी डिटेल में सेपरेट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। बाकी जो एक बार हम रीड ले लेते क्या हुआ कि टेलोमेरेज ने क्या किया, आरएनए टेम्पलेट होता है इसके पास, ठीक है, तो ये लैगिंग, देखो इसके पास भी टेम्पलेट है, इसके पास क्या है, आरएनए टेम्पलेट, बिकॉज इसे अगर लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड करना है तो यानी उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए इसके खुद के पास भी टेम्पलेट होना चाहिए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स ऐड कर दी, एक्सटेंड हो गया, मतलब ये इस तरीके से एक्सटेंड किया। अब उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंड करने के बाद पॉलीमरेज आकर लग जाएगा अल्फा, ठीक है, वो प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, प्राइमर के बाद आकर हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लगेगा, ठीक है। इस तरह से न्यू कॉजेक फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो जाएगा। सिंथेसाइज होने के बाद डीएनए लाइगेज लगेगा और वो इन्हें ज्वाइन कर देगा। क्लियर। तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ है उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें only 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।